Hello students, in a previous lecture we studied about potential due to electric dipole, right? In this lecture we studied potential energy. ठीक है, अभी आगे के जितने भी 3 लेक्चर हमने पढ़े वो सब किसके अकॉर्डिंग था? पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। लेकिन अब जो हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे वो है पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है उससे हम V से डिनोटेट करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसे हम डिनोटेट करेंगे U से। ठीक है, तो उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड के अंदर 2 चार्जेस का क्या है? सिस्टम है। उसके ऊपर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट। 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस Q1 एंड Q2 आर ब्रॉट फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस थ्रू डिस्टेंस R1 एंड R2 इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि हम आगे देखे उसी तरह से कि हमारे पास में 2 चार्जेस है Q1 एंड Q2 है, उनको हमें कहाँ से लाना है? तो कि इनफाइनाइट पे से कोई प्रॉपर पॉइंट पे हम लाते हैं। तो इनफाइनाइट पे से भी हम उन्हें कहाँ ला रहे हैं? तो कि R1 और R2 पे ला रहे हैं। कहाँ पर? तो इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिगर में देखो, ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस R है। ठीक है, अब ये जो Q1 है उसे हम कहाँ से लाए थे? इनफाइनाइट पे से R1 पे लाए थे। Q2 को कहाँ से लाए? इनफाइनाइट पे से R2 पे लेके आए। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस है R। अब Q1 के ऊपर का जो पोटेंशियल वो क्या होगा? V1। Q2 के ऊपर का जो पोटेंशियल वो क्या होगा? V2। ठीक है, इतना हमें फिगर पे से ही समझ जाना है। आगे देखते हैं। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट थ्रू R1 डिस्टेंस। अभी हमने देखा कि मैंने Q1 को कहाँ से कहाँ लाए? तो कि इनफाइनाइट पे से। मैं Q1 को कहाँ से लाई? इनफाइनाइट पे से R1 के ऊपर। ये पॉइंट कहाँ है? R1 है। तो इनफाइनाइट पे से R1 पे लाने के लिए कोई वर्क डन तो किया होगा कि नहीं? तो एग्जैक्टली किया है। तो वर्क डन W1 इज इक्वल टू Q1 V इंटू R1, इक्वेशन नंबर 1। तो वैसे भी हमको पता है क्या फॉर्मूला था हमारे पास में? V इज इक्वल टू W बाय Q था कि नहीं? अब इसमें से मैं क्या करूं? W को मेन बनाऊं, तो W इज इक्वल टू Q, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो W इज इक्वल टू V इंटू Q। तो उस अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं W1 इज इक्वल टू Q1 V R1, इक्वेशन नंबर 1। जैसे Q1 की बात कर रहे हैं वैसे ही हम Q2 की बात करेंगे। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 थ्रू अ डिस्टेंस R2 इज, इनफाइनाइट पे से R2 पे लाने के लिए कितना वर्क डन करना होगा? तो W2 Q2 V R2। ठीक है, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे ध्यान देना है। नाउ वर्क डन ऑन अ Q2 के ऊपर वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू Q1। Q2 के ऊपर Q1 के वजह से जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? तो कि W3 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12। किसके ऊपर? Q2 के ऊपर। किसके वजह से? Q1 के वजह से। तो वो हमारा थर्ड वाला वर्क डन हो जाएगा। तो W3 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12, इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास में W1 भी है, W2 भी है, W3 भी है। तो अब इन सबका क्या करेंगे? टोटल। तो द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जो टोटल वर्क डन आया है वो किसके इक्वल टू में होगा? तो कि पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल टू में होगा। तो टोटल वर्क डन को मैं क्या लिख सकती हूँ? W, और वो इक्वल टू क्यू होगा, क्या होगा? तो कि पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके इक्वल टू में हम लिख सकते हैं U। तो जो मुझे वर्क डन मिलेगा वही मेरा क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। कहाँ से आया ऐसा रूल? तो कि वर्क एनर्जी थियरम पे से आया। सो वी कैन राइट W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू तीनों 3 वर्क डन का क्या करना है? टोटल। तो W1 की वैल्यू कितनी थी? Q1 V R1, W2 क्या था? Q2 V R2, और W3 क्या था? K Q1 Q2 अपॉन R12। बस सिंपल इन तीनों का क्या कर देना है? प्लस। तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी Q1 V R1 Q2 V R2 प्लस Q1 V1 K Q1 Q2 अपॉन R12। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपको अलग अलग ऐसे चार्जेस दे और उनको हम इनफाइनाइट पे से कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे ला रहे तो टोटल कितना वर्क डन करना है और कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। और ये फॉर्मूला हम अभी आगे न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, अगेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड या तो इलेक्ट्रिक फील्ड। आप अगर अब ध्यान दो तो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, फिर उसके बाद में देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एंड फिर बाद में देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल।
मतलब कि हमने पॉइंट चार्ज के लिए भी देखा था और फिर डायपोल के लिए भी देखा था। तो सिमिलरली अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी देखी है, अब उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी हम किसके लिए देखेंगे, डायपोल के लिए देखेंगे। और आपको खास ध्यान रखना है कि 12th बोर्ड के अंदर डायपोल वाले क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं लेकिन वो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल, जो भी हो सब एकदम व्यवस्थित प्रॉपर लर्न करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा होगा, डिराइव इक्वेशन ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह एक्सटर्नल फील्ड भी बोल सकते हैं, उसके अंदर एक क्या रखा है, इलेक्ट्रिकल डायपोल रखा है, उसके ऊपर की आपको पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यू फाइंड करना है। तो पहले हम फिगर समझेंगे यहाँ पे कि ये जो एरो दिखाया हुआ है स्ट्रेट एक दूसरे के इक्वल में है, पैरेलल में है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड है। उनके अंदर हमें डायपोल रखा हुआ है। डायपोल मतलब कि क्या, तो कि डायपोल यानी कि 2 चार्जेस होंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे और उनके बीच का डिस्टेंस होगा 2a। चलो तो यहाँ पे आपको देखो -q, ये रहा +q, इनके बीच का डिस्टेंस 2a, तो ये आपको दिख रहा है डायपोल। ओके, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। कंसिडर ए डायपोल विथ चार्जेस -q एंड +q प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर 1। ओके, डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड एंगल इज थीटा। तब उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख दिया तो वहां पे एंगल भी बन रहा है, तो इस साइड वाले को हमने कहा है a cos थीटा, इस वाले को हमने कहा है -a cos थीटा। अब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स +qE एंड -q एक्टिंग ऑन अ चार्जेस -q एंड +q। चलो तो यहाँ पे देखना है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, तो हम इसके ऊपर टोर के ऊपर है ना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स कितना लग रहा है, तो कि +qE और -qE। अब वो कैसे, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, F = क्या होता है हमारा फॉर्मूला, चलो पहले E देखते हैं। E = फॉर्मूला क्या होता है, F/Q, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है हमने। E = क्या होता है, F/Q, लेकिन मुझे F को मेन बनाना हो तो Q यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो हम लिख सकते हैं F = QE, ठीक है। अब पॉजिटिव Q होगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, अगर पॉजिटिव Q यानी कि ये पॉजिटिव होगा तो मेरा आंसर हो जाएगा पॉजिटिव QE, और अगर नेगेटिव होगा तो मेरा आंसर होगा नेगेटिव QE। तो बस यही कहा है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं, जो है +QE एंड -QE। आगे देखते हैं। The force acting on a dipole constitute momentum of a force and hence dipole experience a torque। अब क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि टॉर्क रखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, लेकिन फोर्स लग रहा है, पर जब उसके ऊपर फोर्स लगना बंद हो जाए, मीन्स तब हमारा जो डायपोल है वो क्या हो जाएगा, मूव करेगा, रोटेशन होगा। तो जब वो रोटेशन होता है तब उसके ऊपर डायपोल लगता है, ठीक है। फोर्स की जगह पे अगर वो रोटेशन करने लगेगा तो उसके ऊपर डायपोल लगता है। वो डायपोल कितना है, तो कि टॉर्क = P×E, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है P यानी कि क्या है, बोलो, हाँ, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट P की वैल्यू कितनी थी, 2AQ, तो विच विल ट्रेंड टू रोटेट इट। ख्याल में आ गया, ठीक है। तो ये रोटेट कर रहा है। टॉर्क कब लगता है, जब कोई फोर्स की जगह पे रोटेशन होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे डायपोल के ऊपर फोर्स लगना बंद हो रहा है, वो रोटेटिंग करना स्टार्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। अब टॉर्क भी क्या है, तो कि P×E, तो उसमें P क्या है, तो कि डायपोल मोमेंटम, वो है P = 2AQ, और यही डायपोल मोमेंटम के वजह से ये इजीली रोटेट कर सकता है, पैरेलल या तो एंटी पैरेलल। ओके, अब यहाँ पे देखना है, सम स्मॉल वर्क डन बाय रोटेटिंग इज ΔW = टॉर्क × Δθ। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें कोई टॉर्क फाइंड नहीं करना है, हमें तो क्या फाइंड करना था, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमें डायरेक्ट नहीं मिलती है, वो हमें मिलती है वर्क डन पे से। इसलिए टॉर्क की बात करने के बाद में हमने स्टार्ट किया वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन = हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क × Δθ, ठीक है। अब Δθ है, और ये जो डेल्टा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, स्मॉल, ठीक है, छोटी चीज इंडिकेट करती है। अब ये छोटा पोर्शन इंडिकेट कर रहा है, मुझे तो पूरा डायपोल का मुझे वर्क डन फाइंड करना है। तो टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द रोटेशन फ्रॉम θ0 to θ1 इज, अब टोटल वर्क डन, तो ΔW की जगह पे क्या हो जाएगा, W। चलो फिर लिमिट भी लगानी पड़ेगी, तो कहां से कहां की लिमिट, तो θ0 से लेके θ1, और जो वैल्यू है डेल्टा टॉर्क × Δθ की, वो हम पूरी यहाँ पे लिख देंगे। हाँ, यहाँ पे आपको बताना रहेगा टॉर्क × Δθ। चलो टॉर्क की वैल्यू क्या थी, ये रही P×E, क्रॉस हटाएंगे तो क्या आएगा, sin θ,
डॉट हटाते हैं डॉट हो, अगर उसे रिमूव करेंगे तो कॉस थीटा होता है, क्रॉस रिमूव करेंगे तो साइन थीटा। तो चलो टॉर्क की जगह पे हमने लगाया पीई साइन थीटा, डेल्टा थीटा की जगह पे हमने लिखा है डी थीटा। तो मुझे W की वैल्यू मिल गई। अब इसके ऊपर मुझे क्या लगाना है, इंटीग्रेशन। अगर मुझे टोटल वर्क डन चाहिए तो मुझे इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा W इज इक्वल टू थीटा 0 टू थीटा 1 पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब आपको दिख रहा है लिमिट किसकी लग रही है, एंगल की, थीटा की। तो जो यहाँ पे एंगल वाले टर्म्स होंगे वो ही अंदर रहेंगे, उनके ऊपर ही लिमिट लगेगी, बाकी का बाहर। तो P और E में कोई एंगल नहीं है तो वो आ जाएंगे बाहर। तो W इज इक्वल टू PE अंदर आपको क्या बचेगा, कुछ इस तरह का, यहाँ पे आओ, कुछ इस तरह का मिलेगा। इधर अगर P चला जाता है, यहाँ पे चलो ऐसे P चला गया, ठीक है। तो क्या बचा, थीटा 0 थीटा 1 साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो साइन इंटीग्रेशन थीटा 0 थीटा 1 साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, माइनस कॉस थीटा। तो आपको याद रखना है कि साइन थीटा का अगर इंटीग्रेशन हो तो आपको आंसर मिलेगा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे पी बार आ गया, इंटीग्रेशन में साइन थीटा है, उसका आंसर मैंने लिखा माइनस कॉस थीटा। फिर लिमिट लगा तो थीटा 0 से लेके थीटा 1। अब लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, आगे भी हमने देखा था, वापस हम देख रहे हैं। लिमिट का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो अब हम यहाँ पे लिमिट रखना देखेंगे। फॉर्मूला क्या है, तो W इज इक्वल टू PE माइनस कॉस थीटा थीटा 1 थीटा 0, ठीक है। चलो W एज इट इज, PE एज इट इज, यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस है, माइनस लिख दिया, कॉस है, कॉस लिख दिया। लिमिट हम लगाएंगे यहाँ पे थीटा पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट यानी कि क्या है, कॉस थीटा 1, चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉस थीटा 1। अपर लिमिट माइनस, तो ये माइनस है ना, फॉर्मूला का है, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट के लिए भी माइनस कॉस मैंने वापिस से लिख दिया। लोअर लिमिट क्या है, थीटा 0, तो चलो थीटा की जगह पे मैंने लगाया थीटा 0। तो वापिस से यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है कि नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलो यहाँ पे देखो, ये जो माइनस है वो तो हमारे ऑलरेडी फॉर्मूला में है, इसलिए ये माइनस मैंने लगाया। अपर लिमिट क्या है, cos थीटा 1, मैंने लगाया cos थीटा 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस है ना, वो फॉर्मूला वाला, ये वाला माइनस है, ठीक है। एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है, थीटा 0, तो ये लगाया माइनस cos थीटा 0। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे W इज इक्वल टू PE एज इट इज, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसलिए प्लस होने की वजह से ये टर्म को हम पहले लिखेंगे और ये तो माइनस ही रहेगा, तो इस टर्म को हम पीछे लिखेंगे। तो ये रीजन है cos थीटा 0 को आगे लिखने का और cos थीटा 1 को पीछे लिखने का। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आगे वाला प्लस रखते, पीछे वाला माइनस रखते। तो हमें मिलेगा W इज इक्वल टू PE cos थीटा 0 माइनस cos थीटा 1, ठीक है। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये तो हमें पता ही है, ये वर्क डन फाइंड करें, उससे हमें इक्वल टू क्या कर देना है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये जो वर्क डन हमें मिला है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, यानी कि U। सो हम W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, U, बाकी सब एज इट इज। तो वी कैन राइट U इज इक्वल टू, W की जगह पे हमने लिखा है U इज इक्वल टू PE cos थीटा 0 माइनस cos थीटा 1, ओके। सो हमें फॉर्मूला क्या मिला, U इज इक्वल टू PE cos थीटा 0 माइनस cos थीटा 1, जो कि वर्क डन था। उससे हमने क्या किया, तो कि वर्क डन इज स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। सो वी गेन U इज इक्वल टू PE cos थीटा 0 माइनस cos थीटा 1। Now, initially a dipole placed at an angle theta 0 is equal to pi by 2। जैसे कि ये डायपोल है, ठीक है। तो जो डायपोल है वो स्टार्टिंग में कोई तो एंगल होगा कि नहीं होगा, फिर ही उसने रोटेट करना स्टार्ट किया होगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो सबसे उसका पहले का इनिशियली जो एंगल है वो कितना होगा, तो कि थीटा पाई बाई 2, थीटा 0 इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड देन थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा। लास्ट वाला जो फाइनली है उसको हमने थीटा लेना है। देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इज, तो अब जो दोनों एंगल है उनकी वैल्यू लगानी है। तो U इज इक्वल टू U की जगह पे U, PE की जगह पे PE, cos थीटा 0, तो थीटा 0 की लगाएंगे पाई बाई 2 और cos थीटा 1 की जगह पे लगाएंगे cos थीटा, ठीक है। ऊपर वैल्यू हमने लिख दी है, थीटा 0 की जगह पे पाई बाई 2 और थीटा 1 की जगह पे थीटा, ठीक है। नाउ U इज इक्वल टू PE cos पाई बाई 2 यानी कि cos पाई बाई 2 90, पाई बाई 2 मीन्स 90, cos 90 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 0 माइनस cos थीटा,
अब क्या करेंगे, P मल्टीप्लाई 0, P मल्टीप्लाई माइनस कोस थीटा, किसी का भी मल्टीप्लाई हम 0 से करते तो हमें 0 मिलता है। चलो तो वो स्टेप गया, PE मल्टीप्लाई माइनस कॉस थीटा, सो वी गेट U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा है, अगर कॉस थीटा मुझे हटाना हो तो उसकी जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, डॉट, सो वी कैन राइट U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E। ये जो डॉट है वो कॉस थीटा इंडिकेट कर रहा है। ओके, सो अवर हमारा जो फाइंड करना था, जो फॉर्मूला था किसका था, पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन डाइपोल इज U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2.5, क्वेश्चन नंबर A, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिक्यूटिंग टू चार्जेस। अगेन क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, किस वजह से, तो टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड माइनस 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, माइनस 9 सेंटीमीटर 00 एंड 9 सेंटीमीटर 00 रिस्पेक्टिवली। ये 7 माइक्रोकूलम का डिस्टेंस इतना है, माइनस 2 माइक्रोकूलम का डिस्टेंस इतना है, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। ओके, चलो तो मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर बी, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। अब ये जो दो चार्जेस दिए हुए उनमें से हमें क्या करना है, इनको इनफाइनाइट पे ले जाना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट कर देना है। तो उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो मुझे फाइंड करना है। एंड क्वेश्चन नंबर सी, सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ अ चार्ज इज नाउ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। अब ये जो हमारा सिस्टम है उसको मुझे कहाँ रख देना है, एक्सटर्नल फील्ड में रख देना है। उसकी वैल्यू कितनी है, E इज इक्वल टू A अपॉन R स्क्वायर, एंड हियर A इज 9 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन B। तो अब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसको उठा के मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख देना है, एक्सटर्नल फील्ड में रख देना है। फिर उसके बाद में उसका कौन सा, मतलब कि उसका नया इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो हम फर्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर A से, जिसमें हमें सिंपली पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इज R। फिर उसमें वैल्यू थी -9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 900 माइनस -900। ओके, अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 9 माइनस माइनस 9 यानी हो जाएगा 9 + 9 यानी 18। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, तो वो 1800 आंसर होगा। लेकिन 00 हम लिखे नहीं तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। और एक चीज यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो Y और Z वाला तो कैसा है, 0, मीन्स ये सब कहाँ है, X एक्सिस पे चल रहा है। ओके, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्जेस Q1 Q2 एट अ डिस्टेंस 0.18 मीटर इज। अब हमें जो फाइंड करना है वो कि Q1 Q2 अगर 0.18 मीटर पे डिस्टेंस पे हो तो उनके ऊपर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। U फाइंड करना है, K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 7 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 माइक्रो की वैल्यू है, और -2 माइक्रोकूलम, तो ये 10⁻⁻6 भी माइक्रो की वैल्यू। अब यहाँ पे R हमने अभी आगे देखा था 18 सेंटीमीटर, पर मीटर में नहीं, हमें सेंटीमीटर में नहीं, हमें मीटर में लिखना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.18। इन सबका आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, -126 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। क्यों, क्योंकि ये माइनस है, डिवाइड में 0.18 डिवाइड करोगे आपको मिलेगा -700 10⁻³ एज इट इज। अब ये जो -700 है 10⁻³ है, नीचे जाएगा तो कैसा हो जाएगा, +3। चलो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। 700 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा है हमने यहाँ पे, -700 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब ये 10⁻³ इधर आएगा तो डिवाइड में, तो -700 और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1000। अब 1 2 कैंसल, क्या बचा -7/10। 1 0 है, 1 नंबर के आगे पॉइंट, तो 7 के आगे पॉइंट, 0 माइनस है तो माइनस, तो हमें आंसर मिलेगा -0.7। तो ये होगा U इज इक्वल टू, इसका जो आंसर है वो होगा -0.7 जूल। क्वेश्चन नंबर बी क्या था, तो कि क्वेश्चन नंबर बी ऐसा है कि हमें चार्ज को इनफाइनाइट पे ले जाना है, तो उसके लिए कितना वर्क डन करना होगा। द वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर इज।
W इज इक्वल टू डेल्टा U, और डेल्टा U तो हमें पता ही है क्या होता है, U2 माइनस U1। अब ध्यान देना है आपको, उनके बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस क्रिएट करना है। इनफाइनाइट के लिए क्या करना होगा, तो एक चार्ज को इनफाइनाइटली लॉन्ग ले जाना होगा। तो जो चार्ज को हम इनफाइनाइट लॉन्ग ले जाएंगे उसका पोटेंशियल होगा 0, ठीक है। तो ये याद रखना है। अगेन चलो, W इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। अब ये जो U2 है उससे मैं क्या ले जा रही हूँ, इनफाइनाइट पे, तो उसका पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। तो हम लिखेंगे W इज इक्वल टू 0 माइनस U, U1 का क्या होगा U। अब W इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, माइनस U, और U की वैल्यू अभी हमने ऊपर फाइंड की कितनी, माइनस 0.7। तो W इज इक्वल टू माइनस तो फॉर्मूला का है ही, और ये U की वैल्यू है माइनस 0.7। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो वी गेट W इज इक्वल टू 0.7 जूल। तो इसमें सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि अगर कोई जो चार्ज है उसको अगर मैं इनफाइनाइट पे ले जाऊँ तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है 0, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर C क्या था, तो ये पूरा जो सिस्टम है चार्ज का सिस्टम, उससे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है या तो एक्सटर्नल फील्ड में रखना है। तो हमने ये फॉर्मूला तो उसकी चलो फील्ड में तो रख देना है, फिर उसके बाद में उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा हुआ है, क्या था, तो U इज इक्वल टू Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस Q1 Q2 अपॉन R12। याद है कि नहीं, आगे वाली थियरी में देखा था। हाँ, अब आगे हमें फॉर्मूला क्या मिला, U इज इक्वल टू Q1 VR1 Q2 VR2 प्लस Q1 Q2 अपॉन R12। हमारे पास में Q1 Q2 R12 सबकी वैल्यू है, लेकिन मेरे पास में यानी कि हमारे पास में VR1 और VR2 की वैल्यू नहीं है, तो उसे फाइंड करेंगे। तो एज वी नो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल V इज इक्वल टू ER, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें E की वैल्यू दी हुई है, क्या दी है, A अपॉन आर स्क्वायर। नहीं दिया है तो आगे वापस से देख लेना, E की वैल्यू है A अपॉन आर स्क्वायर। चलो तो हम V एज इट इज V E की जगह पे क्या लिखेंगे, A अपॉन आर स्क्वायर, और R की जगह पे R, ठीक है। सिर्फ मैंने E की जगह पे E की वैल्यू रख दी। अब आर स्क्वायर और R कट, तो आपको क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू A अपॉन R। तो चलो लिख दिया V इज इक्वल टू A अपॉन R। अब इंडिविजुअली हमें लिखना है यहाँ पे VR1 इज इक्वल टू A अपॉन R1 एंड VR2 इज इक्वल टू A अपॉन R2। और R1 R2 यानी कि दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना था, तो क्या 0.18 मीटर। अब हमारे पास में सबकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो देखो अब हम सबकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे देखना क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो U, तो U Q1 कितना है, 7 माइक्रोकूलम। चलो VR1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, AR1 प्लस, तो प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है, -2 माइक्रोकूलम, वो भी लिख दिया। V2 की क्या है, तो A अपॉन R2, और Q1 Q2 R12 हमने एज इट इज रखना है, ओके। चलो सबकी वैल्यू अब हमने पुट कर दी। अब हम देखेंगे आगे, यहाँ पर ये जो है एज इट इज ले लिया। A की वैल्यू भी हमें आगे बताई हुई है, क्या थी, 9 × 10⁵। R1 यानी कि सिर्फ R1 की यानी कि Q1 का जो डिस्टेंस था वो क्या था, 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमें मीटर में लिखना है, तो हम लिखेंगे 0.09, ओके। ख्याल आया, ये एज इट इज A की वैल्यू, R1 की वैल्यू मीटर में, ये एज इट इज अगेन A की वैल्यू, R2 की वैल्यू मीटर में। और यहाँ पे कुछ याद आ रहा है, आगे ही हमने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर A के अंदर यही क्वेश्चन का A वाला पार्ट था, उसमें वैल्यू फाइंड की है, Q1 Q2 अपॉन R12। क्या आंसर आया था, -0.7, राइट। तो हम उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे -0.7। चलो अब 7 × 9 करेंगे, आपको मिलेगा 63, फिर उसको डिवाइडेड बाय 0.09 करोगे, आपको मिलेगा 700। -6 + 5 हो जाएगा -1। उसी तरह से प्लस लगाओ यहाँ पे, 2 × 9 करोगे 18 × 0.09 डिवाइड करोगे 0.09 से, आपको मिलेगा -200। -6 10⁻⁻6 + 5 हो जाएगा 10⁻⁻1, ठीक है। और ये तो हमें एज इट इज लिख देना है, ओके। चलो यहाँ पे 700 × 10⁻⁻1 तो आपको मिलेगा 17। कैसे, तो यहाँ पे देखो 700 × 10⁻⁻1 -1 तो नीचे आ जाएगा तो सिर्फ 10⁻1 हो जाएगा। यहाँ पे 10⁻⁻1 है, नीचे आ जाएगा तो सिर्फ 10⁻1 हो जाएगा। तो 1 0 1 0 कैंसिल, आपका आंसर क्या है, 70। उसी तरह से 200 × 10⁻1 है, तो यहाँ पे -200 डिवाइड में क्या हो जाएगा, 10 10 कैंसिल, आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, -20। तो उसी तरह से इस वाले का आंसर है 70, प्लस माइनस माइनस इसका आंसर है 20, प्लस माइनस माइनस इसका आंसर है 0.7। आप कैलसी से इसका आंसर लेके आओगे तो आपको मिलेगा U इज इक्वल टू 49.3 जूल।
तो ये हमारा आंसर है कि अगर ये जो पूरा चार्ज का सिस्टम है उसे हमने एक्सटर्नल फील्ड या तो फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखा है तो हमारी नई पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो हमारी नई पोटेंशियल एनर्जी होगी 49.3 जूल। ओके, थैंक यू।